अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वेंजर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम करेंगे ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। सिंपल यहाँ पे आपको नाम ही बता रहे हैं, पेशेंट के अंदर कोई भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इसके अंदर वहाँ पे ना जेनेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम होगी और यहाँ पे पेशेंट के अंदर बन रहे होंगे स्फेरोसाइट्स। अच्छा, ये जो है ना स्फेरोसाइट्स जो हैं ये आपको कैसे होते हैं? अच्छा, जब आप वहाँ पे पेशेंट की ये ना आरबीसीज वगैरह को आप वहाँ पे देखते हैं ना माइक्रोस्कोप पे, तो माइक्रोस्कोप पे आरबीसीज आपको ये सर्कुलर ही नज़र आते हैं। अच्छा, आप वहाँ पे माइक्रोस्कोप के ऊपर ये स्फेरोसाइट्स और आरबीसीज नॉर्मल वाले जो हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका आरबीसी और दूसरा ये वाला है। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, सेंटर में देखते हैं उसकी वहाँ पे पेलनेस। अगर तो आपको सेंटर में पेलनेस नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल वाला आरबीसी है और नॉर्मली आरबीसी जो आपको वहाँ पे इस तरीके से होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर ये सेंटर में आपको पेलनेस नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि सेंटर वाला ये जो पोर्शन है ना, ये वाला आपको वहाँ पे पोर्शन, ये भी आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ आपको वहाँ पे फील्ड है और ये आपके होते हैं स्फेरोसाइट्स। तो ये आपकी जो माइक्रोस्कोप होती है ना, माइक्रोस्कोप पे आपको ये सेंट्रल पेलनेस आपको स्फेरोसाइटोसिस के केस में नज़र नहीं आते। और इस केस में क्या होता है, ये जो आरबीसीज आपको वहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो ना आपको वहाँ पे डंबल शेप्ड है ना, तो ये क्या होता है आपको ये जो आरबीसी है ये आपको वहाँ पे हो जाता है सर्कुलर शेप और ये आपके हो जाती है स्फेरोसाइटोसिस। अच्छा, इस केस में एक तो चीज़ सिंपल होगी कि यहाँ पे आपको सेंट्रल पेलनेस नहीं मिलेगी, आरबीसी आपको वहाँ पे स्मॉल राउंडेड आरबीसीज होंगे और यहाँ पे सेंट्रल पेलनेस नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली आपके आरबीसीज कुछ इस तरीके से थे आपको वहाँ पे और सेंटर में पेलनेस मिल रही थी और मतलब ये है कि आपको वहाँ पे जो आरबीसीज है ना, आरबीसीज के अंदर ये जो आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मतलब आपके ये जो एक कार्पसल है, जो आपका वहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर कितनी आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे आपकी होती है कम, क्योंकि ये सेंटर में आपको वहाँ पे पेलनेस होती है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्फेरोसाइट्स बन जाते हैं तो ये सारे का सारा आपको वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन के साथ फील्ड होता है, तो यहाँ पे मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आपको वहाँ पे इंक्रीज होती है। ये जो है ना स्फेरोसाइट्स का, तो आपको मैंने लास्ट में बता दिया कि ये जाएंगे आपको वहाँ पे स्प्लीन में और स्प्लीन में क्या होगा, ये आपको वहाँ पे अटक जाएंगे। स्प्लीनिक आपके जो मैक्रोफेजेज हैं वो क्या करेंगे, इसको वहाँ पे रिमूवल करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे आपको नजर आएगी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस। स्प्लीन क्या कर रही होगी, इसको वहाँ पे रिमूव कर रही होगी। अच्छा, ये सारा तो हमने देख लिया, हमने पीछे से इसकी कॉजेज तो देखी नहीं। अच्छा, सिंपल इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के केस में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम होगी, ये एक तो उसकी जेनेटिक्स में होगी और ये आपकी होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो आपको हमें मेल और फीमेल जो है ये दोनों के अंदर आपको हमें नजर आएगी। और उसके बाद ये जो स्फेरोसाइट्स होंगे ये बच्चों के अंदर ही आपका जो पेशेंट जो आपके पास प्रेजेंट कर रहा होगा ना, वो आपका चाइल्ड हो सकता है, टीनेजर हो सकता है, तो उसके अंदर ही आपको वहाँ पे ना स्फेरोसाइट्स वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों के केस में क्या होगा, जैसे बच्चे की वहाँ पे बर्थ होगी तो बर्थ के साथ ही उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये अनीमिया आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, अनीमिया, उसके बाद वहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आरबीसीज वगैरह की डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बड़ी होगी और इसकी वजह से पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे आपको जॉन्डिस जो है ये नजर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ये आपकी होती है स्केलेटन और आपका जो है ना ये आरबीसी मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन जो है ये आपकी एबनॉर्मल होती है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है आपका ये एक आरबीसी है ना, आरबीसी में क्या होता है आपको वहाँ पे ऊपर नीचे आपको वहाँ पे साइटोस्केलेटन होता है और ऊपर आपके यहाँ पे जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं और कुछ यहाँ पे आपकी होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, आपकी जो आरबीसी है उसकी ये जो आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, इसको उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया होता है। अच्छा, आरबीसी का आपको पता है ये क्या करता है, आपके कुछ इस तरीके से इसकी जो शेप होती है ना, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि ये जो आपकी नैरो प्लेसेस होती है ना वहाँ से ये गुजर जाता है, वहाँ पे ये ना मतलब रुकता वगैरह नहीं है और ये जो है ना आप वहाँ पे शेप को अपनी ना चेंज चूंज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपके यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, जब ये आपके वहाँ पे एबनॉर्मल हो जाती हैं तो ये जो आरबीसीज हैं इनका जो शेप है ये आपकी कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे ना सर्कुलर होने शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो है ना ये मैंने आपको वहाँ पे जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, जो आपको वहाँ पे प्रोटीन 4.2 होगी, आपको वहाँ पे बैंड 3 होगी एंकाइरिन या फिर आपको वहाँ पे स्पेक्ट्रिन, ये मैं आपको ना एक पिक्चर से दिखा भी देता हूँ। ये आ गई हमारे यहाँ पे आरबीसी की मेम्ब्रेन, ये ऊपर आपको वहाँ पे लिपिड बाय लेयर है और नीचे ये आपको वहाँ पे साइटोस्केलेटन है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना साइटोस्केलेटन में आपकी सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन के ऊपर हमारे यहाँ पे एंकाइरिन और यहाँ पे ही प्रोटीन 4.1 और इन्होंने क्या हुआ है आपको वहाँ पे ये जो साइटोस्केलेटन है, इसने आपके वहाँ पे जो लिपिड बाय लेयर है ना, उसको इसने यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आपके वहाँ पे जो है ना ये लिपिड बाय लेयर होगी। अच्छा, उसके बाद लिपिड बाय लेयर के अंदर ही हमारे यहाँ पे बैंड 3 होगी और ये आपको वहाँ पे ग्लाइकोफोरिन हो गई और यहाँ पे ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना आरबीसी की, ये आपकी सपोर्टेड है आपको वहाँ पे साइटोस्केलेटन से। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रिन होगी, उसके बाद हमारे यहाँ पे एंकाइरिन होगी, प्रोटीन 4.1 होगी, ये आपके जो आरबीसी है उसको वहाँ पे बाई कनकेव इन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद आपको वहाँ पे जो आरबीसी है आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है और ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर। अगर ये आप वहाँ पे नहीं होंगी तो आरबीसी आपको वहाँ पे बाई कनकेव नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे और यहाँ पे आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी और आरबीसी जो है ये आपको वहाँ पे स्फेरिकल आपको वहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे। स्फेरोसाइटोसिस जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम होगी, डिफेक्ट होगा हमारे यहाँ पे प्रोटीन
इंटरेक्शन से आपको यहाँ पे आरबीसी मेम्ब्रेन स्केलेटन और हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में। अच्छा, यहाँ पे आपकी एंकायरिन, आपको वहाँ पे बैंड 3 प्रोटीन 4.2, आपको वहाँ पे स्पेक्ट्रिन जो है इसके अंदर ये आपको वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी होगी, कोई भी आपको वहाँ पे डिफेक्ट होगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो साइटोस्केलेटन है इसने वहाँ पे आपकी जो लिपिड बाइलेयर होगी उसको वहाँ पे इसने सही से सपोर्ट नहीं किया होगा। जब ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो आपके आरबीसीज हैं ये बाइकनकेव शेप जो है इसको वहाँ पे छोड़ के आपको वहाँ पे जो ये स्फेरिकल होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगी स्फेरोसाइटोसिस। अच्छा, आपने ना स्फेरोसाइट्स जो है इसके वहाँ पे 3 डिफरेंशियल याद रखने हैं। एक तो हो गया हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, यहाँ पे आपको स्फेरोसाइट्स नजर आएंगे, सेंट्रल पेलनेस नहीं होगी। इसके बाद दूसरी हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल में आपने याद रखना है G6PD। G6PD डेफिशिएंसी के केस में भी आपको वहाँ पे जो है ये स्फेरोसाइट्स मिलेंगे, लेकिन वो आपकी जो है ना ये वाली आपकी जो है ना ये मेम्ब्रेन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे आपका एक एंजाइम है उसकी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपके जो आरबीसीज हैं पहले वहाँ पे आपकी हीन्स बॉडीज बनेंगी और उसके बाद जो है आप वहाँ पे ये स्फेरोसाइट्स आपके बन रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होगी, G6PD होगी। इसके बाद हम बाद में देखेंगे हमारे यहाँ पे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, इसके केस में भी आपको जो है ये स्फेरोसाइट्स नजर आते हैं। तीनों को आपने वहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो इसके केस में क्या होगा, आपके जो स्फेरोसाइट्स होंगे ये आपके ये जो है ना ये आप वहाँ पे निकाल लेंगे। इसमें आपने क्या देखना है, G6PD डेफिशिएंसी के केस में जब आप वहाँ पे पेशेंट का करवाएंगे ना स्मेयर, तो स्मेयर में आप वहाँ पे देखेंगे स्फेरोसाइट्स। अब आपके यहाँ पे 3 चीज़ें आ सकती हैं। अगर स्फेरोसाइट्स के साथ आप वहाँ पे हीन्स बॉडीज मिल रही हैं तो ये आपकी होगी G6PD डेफिशिएंसी। अगर हीन्स बॉडीज नहीं मिल रही तो आपके यहाँ पे जो है ये वाली 2 चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे कोम्स टेस्ट और कोम्स टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो ये आपका हो जाएगा ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। अगर ये नहीं होगा तो ये आपका हो जाएगा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। लेकिन आपके यहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो है इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे यहाँ पे जो है ना ये लैब्स भी हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे जो 3 डिफरेंशियल्स हैं इनके अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या है। आपने इसके अंदर याद रखना है हमारे यहाँ पे हीन्स बॉडीज, उसके बाद हमारे यहाँ पे कोम्स टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, ये आगे हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, इसमें क्या होगा, आपके यहाँ पे आरबीसीज आपके हो जाएंगे, आपके यहाँ पे स्फेरोसाइट्स हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, स्प्लीन के अंदर आप वहाँ पे जाके रुकना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट के अंदर हो रही होगी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस। स्प्लीन के मैक्रोफेजेस ज्यादा काम कर रहे होंगे तो स्प्लीन आपके यहाँ पे जो है ये स्टार्ट से ही आपको यहाँ पे ज्यादा होगी। बच्चों के अंदर आपको क्या मिलेगा, एनीमिया मिलेगा, जॉन्डिस मिलेगी और साथ साथ आपको वहाँ पे स्प्लीनोमेगली मिल रही होगी। स्प्लीन आपके वहाँ पे ज्यादा काम कर रही होगी। ये आपकी फाइंडिंग्स में हमारी क्या होगी, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में स्प्लीनोमेगली आपको मिलेगी। अच्छा, इसके बाद क्या आपको वहाँ पे एनीमिया और आपको वहाँ पे आरबीसीज वगैरह आपको वहाँ पे डैमेज हो रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपके ब्लड के अंदर बढ़ रही होगी। अब ये क्या करेगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बच्चे के अंदर वहाँ पे जो ये जॉन्डिस करवा रही होगी। अच्छा, उसके बाद ये ही आपकी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये क्या करवाता है, आपको वहाँ पे पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स या फिर आपके जो होते हैं ना ये पिगमेंट स्टोन्स जो है ये आप वहाँ पे बना रहा होता है। ये मैंने आपको वहाँ पे ना जीआईटी के अंदर करवा दिया हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है आपको वहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का हो गया या फिर इसके अलावा आपको वहाँ पे बीटा थैलेसीमिया मेजर का हो गया पेशेंट या फिर आपको वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट हो गया। इन तीनों के अंदर आपके यहाँ पे रिस्क होता है हमारे यहाँ पे एप्लास्टिक क्राइसिस का। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉन्टिन्यूसली आपके जो आरबीसीज हैं जो आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे स्फेरिकल शेप के हैं ये आपकी स्प्लीन इसको वहाँ पे रिमूव कर रही है। अब ये जो बच्चा है या फिर जो भी पेशेंट है ये आपका टोटली डिपेंडेंट होता है हमारे यहाँ पे बोन मैरो के ऊपर या जो आपको वहाँ पे जो ये प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारे यहाँ पे जो है ये आरबीसीज वगैरह को। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये होगी पार्वो B19 इन्फेक्शन, तो पार्वो B19 क्या करता है, ये जो होता है ना हमारे यहाँ पे प्रोजेनिटर्स जो सेल्स होते हैं ये क्या करता है, आपको वहाँ पे एरिथ्रॉइड आपके जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ये क्या करता है, उनके अंदर जाके उनको वहाँ पे जो है ना ये स्प्रेस कर देता है। अच्छा, वहाँ से क्या होता है, आपको वहाँ पे एरिथ्रोब्लास्ट वाली आपको वहाँ पे सीरीज नहीं चलती और यहाँ से आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती। अच्छा, ये क्या करेगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये पार्वो B19 इन्फेक्शन होगी, अगर तो नॉर्मल वाले पेशेंट के अंदर हो रहा है जिसके अंदर वहाँ पे कोई भी ये प्रॉब्लम वगैरह नहीं है तो ये आपका पार्वो B19 कुछ दिन के अंदर खत्म हो जाता है क्योंकि वायरल आपको वहाँ पे इन्फेक्शन है तो ये कुछ ही दिन के बाद आपको वहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पेशेंट होगा जिसके अंदर वहाँ पे आपका ये पेशेंट जो ये टोटली डिपेंडेंट है हमारे यहाँ पे बोन मैरो के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो पेशेंट होगा उसके अंदर पीछे से जब आप वहाँ पे आरबीसीज वगैरह नहीं आ रहे होंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एप्लास्टिक क्राइसिस। मतलब क्या, पेशेंट जो उसके अंदर ये एनीमिया जो उसको वहाँ पे स्वेयर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है एप्लास्टिक क्राइसिस आपको वहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, आपको वहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और दूसरी जो मैंने आपको बताई हमारे यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया मेजर और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया। इन तीनों में आपका जो पेशेंट है ये टोटली डिपेंडेंट होता है बोन मैरो के ऊपर और यहाँ पे अगर ये आपको वहाँ पे पार्वो B19 इन्फेक्शन होगी तो पेशेंट के अंदर वहाँ पे एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद लैब्स में आपने वहाँ पे पेशेंट को डायग्नोज करना है तो आपको लैब्स में क्या चीज़ मिलेगी, लैब्स में एक तो चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, जब आपके पास पेशेंट आएगा ना तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे सीबीसी और उसके बाद आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये स्मेयर करवाएंगे और वहाँ पे सीबीसी में आपको जो है ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलेगा और ये स्मेयर में आपको वहाँ पे स्फेरोसाइट्स मिल रहे होंगे। यहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर ये मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम आपको कम भी नजर आ सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, उसके बाद आप वहाँ पे कम भी हो सकता है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है पेशेंट के सीबीसी के अंदर आप वहाँ पे एक तो चीज़ मिलेगी, आपका ये जो MCV है ये आपको वहाँ पे नॉर्मल भी हो सकता है या फिर आपको वहाँ पे कम भी हो सकता है। इसके बाद आपके यहाँ पे जो पेशेंट है उसके
अंदर ये स्फेरोसाइट्स बने हुए, तो आपको वहाँ पे सारे का सारा कार्पस्कल आपका हीमोग्लोबिन के साथ फ़िल्ड है, तो यहाँ पे मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आपकी वहाँ पे इंक्रीज़्ड होगी। तो उसके बाद जो इसमें आपने याद रखना है वो ये कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्फेरोसाइट्स भी बन रहे हैं और यहाँ पे हमने दोनों को डायग्नोज़ करना है, तो हमारे जो मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पे ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, उसके केस में कुम्स पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कुम्स आपका जो टेस्ट होगा ये आपको वहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जब हम अब बात करें हमारे यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पे हम पेशेंट के अंदर देखेंगे ये वाला हमारे यहाँ पे जो है ना ये अच्छा पुरानी जो हमारे वहाँ पे थी ना, हम वहाँ पे यूज़ करते थे हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, आरबीसीज़ जो है इसको वहाँ पे हम डाल देते हैं कोई भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। अब हाइपर आपकी जो आरबीसीज़ होते हैं इसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे कोई भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और यहाँ पे आपके सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपके कम है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपके सॉल्यूट्स वगैरह तो नहीं आ सकते, तो फ्लूइड जो है ये आपको वहाँ पे आरबीसीज़ के अंदर जाना शुरू कर देता है और वहाँ से क्या होता है, आरबीसीज़ की वहाँ पे हो जाती है ब्रेकडाउन, लाइसिस हो जाती है और ये जो है ना ये आपका होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। मतलब क्या, आपको वहाँ पे नाम ही बता रहा है, आपको वहाँ पे वाटर ऑस्मोटिक से फ्रेजिलिटी मतलब आपको जो है ये कितना उसको वहाँ पे बेयर कर सकता है। अच्छा, ये जो है ना ये हम पुराने वेरिएंट्स में ना हम वहाँ पे यूज़ करते थे पेशेंट के अंदर ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। लेकिन अभी मॉडर्न हमारे यहाँ पे जो है ये हमारे लैब्स में आ जाता है हमारे यहाँ पे ईओसिन 5 मेलिमाइड बाइंडिंग टेस्ट और ये जो है हमारे यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। आपने इसके अंदर याद रखना है पेशेंट के अंदर हम क्या करवाएंगे, ईएमए करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये ईएमए के अलावा आपको जो अगर पेशेंट वहाँ पे बता रहा है एमसीक्यूज के अंदर बता रहा है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो ये भी आपने याद रखना है। ये क्योंकि पुराने जो है हमारे यहाँ पे पुरानी जब हम देखते थे पेशेंट के अंदर, तो वहाँ पे हमारे मोस्ट एक्यूरेट हमारे यहाँ पे यही था हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो आपने इसके अंदर दोनों याद रखने हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पेशेंट है उसके अंदर लैब्स में आपको ये वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है बेस्ट इनिशियल हमारा सीबीसी और आपको वहाँ पे सीबीसी विद स्मेयर होगा और उसके बाद मोस्ट एक्यूरेट में हमारे यहाँ पे पेशेंट के अंदर हम वहाँ पे देखेंगे ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट या फिर हमारे यहाँ पे ईएमए बाइंडिंग टेस्ट। उसके बाद जो पेशेंट है उसको वहाँ पे आपने ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे स्प्लीनेक्टमी, क्योंकि ये जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये वैसे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे स्फेरोसाइट्स। अब ये स्फेरोसाइट्स को हमारे यहाँ पे स्प्लीन क्या कर रही है, इसको वहाँ पे रिमूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे स्प्लीन को ही रिमूव कर देंगे, स्प्लीनेक्टमी कर देंगे पेशेंट के अंदर और वहाँ से क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो अनीमिया है उसको वहाँ पे ठीक हो रहा होगा। लेकिन जो भी पेशेंट होते हैं जिसके अंदर वहाँ पे स्प्लीन नहीं होती या फिर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे स्प्लीनेक्टमी करवा देते हैं, तो वहाँ पे आपको हॉवल जॉली बॉडीज़ जो हैं ये मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ऐसे मैं करता हूँ, ये हॉवल जॉली बॉडीज़ जो हैं ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आ गई हमारे यहाँ पे हॉवल जॉली बॉडीज़। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना कि कोई भी आपके जो आरबीसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको वहाँ पे जो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस होते हैं इसका काम होता है इसको वहाँ से रिमूव करवाना। मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया था हमारे यहाँ पे हिंस बॉडीज़ को भी कौन कर रहे थे, हमारे यहाँ पे स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस जो हैं ये इसको वहाँ पे रिमूव कर रहे थे। अच्छा, आरबीसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पे स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस रिमूव करेंगे और यहाँ पे जो हॉवल जॉली बॉडीज़ है इसमें क्या होता है, आपके जो आरबीसीज हैं, आरबीसी जब आप वहाँ पे निकलते हैं बोन मैरो से, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ इसके अंदर वहाँ पे ना न्यूक्लियर रेमिनेंट रह जाता है। अब आरबीसीज ये जो आपके होते हैं जब आप वहाँ पे जाते हैं स्प्लीन के पास, तो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस इसको वहाँ से रिमूव कर रहे होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, आप वहाँ पे हॉवल जॉली बॉडीज़ आपको वहाँ पे बेसोफिलिक न्यूक्लियर रेमिनेंट जो है जिसके अंदर आप वहाँ पे आयरन नहीं होती, ये आपको वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आयरन नहीं होती, तो यहाँ पे आपने इसके अंदर याद रखना है ये एक आपको वहाँ पे रेमिनेंट है, आपको वहाँ पे आरबीसी के अंदर जो है आपको वहाँ पे एक डॉट सा नजर आ रहा है, लेकिन ये इसके अंदर आपको वहाँ पे आयरन नहीं होती, ये आपको वहाँ पे आपका क्या होता है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर रेमिनेंट होता है। और ये आपको हॉवल जॉली बॉडीज़ कहाँ पे मिलती हैं, ये हमारी होती है फंक्शनली हाइपोस्प्लीनिया वाला पेशेंट। ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा हमारे यहाँ पे सिकल सेल डिजीज़, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा ये पेशेंट आपके वहाँ पे हाइपोस्प्लीनिया वाले कैसे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके वहाँ पे एस्प्लीनिया मतलब जो पेशेंट है जिसके अंदर वहाँ पे स्प्लीन बनी ही नहीं है, या फिर वो पेशेंट जिसके अंदर से आपने वहाँ पे स्प्लीन को रिमूव करवा दिया है, स्प्लीनेक्टमी करवा दिया, तो उसके केस में भी क्या होगा, ये आपको वहाँ पे न्यूक्लियर रेमिनेंट आपको वहाँ पे रिमूव नहीं होगा और पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे हॉवल जॉली बॉडीज़ जो है स्प्लीनेक्टमी के बाद आपको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है आपका जो पेशेंट है जिसके अंदर से आप वहाँ पे स्प्लीन नहीं है या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपने वहाँ पे स्प्लीनेक्टमी कर दिया है। अब यहाँ पे जो पेशेंट है ये जो स्प्लीन होती है ना, इसका काम क्या होता है, आपके जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज है इसको वहाँ पे रिमूव करवाना। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है जब पेशेंट के अंदर स्प्लीन नहीं होगी तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज का रिमूवल नहीं होगा और पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी पेशेंट के अंदर आपने वहाँ पे स्प्लीनेक्टमी करनी है, आपने पेशेंट के अंदर 3 वैक्सीनेशन करनी है और इसमें आपने यहाँ पे निमोनिक याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस। पी से आपको वहाँ पे नोमोकोकल वैक्सीनेशन आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करनी है। उसके बाद ये मेनिंजोकोकल आपको वहाँ पे वैक्सीनेशन करनी है और एच से आपने वहाँ पे एच इन्फ्लुएंजा या फिर आपको वहाँ पे हीमोफिलस जो है उसकी आपने वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये वैक्सीनेशन करवानी है। तो ये सारा है हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर। आपने सिंपल यहाँ पे याद रखना है इंटरेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी और आरबीसीज अपना ये जो नॉर्मल वाला उसका होगा ना ये शेप उसको वहाँ पे मेंटेन नहीं करेंगे और यहाँ पे आपके स्फेरिकल होना शुरू हो जाएंगे और ये आपकी हो जाएगी स्फेरोसाइटोसिस। अच्छा, इसके बाद आपने वहाँ पे 3 डिफरेंशियल्स याद रखने इसके अंदर और यहाँ पे आपने याद रखना है सेंट्रल पेलनेस नहीं मिलेगी और यहाँ पे मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम या पे आपको जो है ना ये आपको वहाँ पे कम भी हो सकता है या आपको वहाँ पे नॉर्मल भी हो सकता है
और यहाँ पे मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है कंसंट्रेशन ये आपकी इंक्रीज होगी और यहाँ पे क्या होगा स्प्लीन के अंदर वहाँ पे इसको वहाँ पे प्री मैच्योर रिमूवल होना शुरू हो जाएगा और ये आपको वहाँ पे हो जाएगी एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस और हीमोलिसिस की वजह से आपको वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह पेशेंट के अंदर मिल रहे होंगे। पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे फाइंडिंग्स में मिलेगी हमारे यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली, पिगमेंटेड स्टोन्स मिलेंगे और यहाँ पे आपने याद रखना है आपको वहाँ पे एप्लास्टिक क्राइसिस, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया 3 पेशेंट्स आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है जहाँ पे आपकी ये एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है। अच्छा उसके बाद लैब्स में आपने याद रखना है बेस्ट इनिशियल में हम क्या करेंगे पेशेंट के अंदर वहाँ पे ये सीबीसी करवाएंगे, स्मेयर देखेंगे और वहाँ पे आपको स्फेरोसाइट्स मिलेंगे। अच्छा इसके बाद आपको वहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट में आपने यहाँ पे याद रखना है हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो हमारे यहाँ पे पुराने वाला टेस्ट है, लेकिन मॉडर्न हमारा कौन सा हमारे यहाँ पे ईएमए बाइंडिंग टेस्ट और ये आपके पास अगर आ रहा है एमसीक्यूज में ईएमए बाइंडिंग टेस्ट तो आप इसको लगाएंगे। अगर ये नहीं आ रहा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट आ रहा है तो आप इसको लगा देंगे। और ट्रीटमेंट में पेशेंट के अंदर हम वहाँ पे क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर वहाँ पे स्प्लीनेक्टमी कर रहे होंगे। तो ये सारा है हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I